फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आर के एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमारा लास्ट सेशन था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कक्षा 12वीं से, ठीक है। तो आगे जो हमारा आज का जो हमारा भाग 2 बन रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से रिलेटेड, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड। तो उसमें आज हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। उसमें हमने जाना था कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। तो देखते हैं टॉपिक को। आवेश का क्वांटीकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसमें जो है आवेश का क्वांटीकरण किस प्रकार से होता है उसको हम समझेंगे। तो इसके लिए जो एक कथन है, जो कथन दिया गया है, उसका फॉर्मूला है हमारा Q = NE, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है आवेश का क्वांटीकरण के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे Q = क्या होता है? कुल पदार्थ का कुल आवेश, ठीक है, पदार्थ का कुल आवेश। N क्या है? पूर्णांक है। N पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर, जो क्या होते हैं ±1, ±2, ±3, इस प्रकार से, ठीक है। और स्मॉल e ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जो कि कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है, ये होता है। अब देखिए फ्रेंड, इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? Q = NE। इसका क्या मतलब होगा कि किसी पदार्थ पर या निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उसके एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। ये क्या है? N पूर्णांक है, तो पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि किसी पदार्थ पर उपस्थित उस पदार्थ का कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है हुआ कि देखिए, हम क्या कर सकते हैं कि आवेश को हम कभी भी आवेश को जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कभी मतलब विलगित नहीं कर सकते आवेश को, मतलब भागों में बांट नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि यदि हमारे पास मान लो ±2 आवेश हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आवेश है, तो ये ±2 रहेगा, ±3 रहेगा, ±4 रहेगा। लेकिन ये कभी भी क्या नहीं हो पाएगा इस प्रकार से, ±2/3, ±3/2, ठीक है, ±4/2, ठीक है। इस प्रकार से ये कभी भी हमें प्राप्त नहीं होगा। हमेशा कैसे प्राप्त होगा? पूर्णांक में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि कभी भी कोई भी आवेश, ठीक है, कभी भी कोई भी आवेश होगा वो कैसा होगा, पूर्णांक संख्या में ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आवेश और क्वांटीकरण का सिद्धांत जो एग्जाम में 2 या 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में या फिर एमपी बोर्ड एग्ज़ाम में भी 2 नंबर 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं कि मान लीजिए Q इक्वल टू 1 कूलाम है। ठीक है, कि पदार्थ का कुल आवेश कितना है, 1 कूलाम है। तो हमको बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो n इक्वल टू हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण से। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन पे E। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q अपॉन पे E। Q का मान कितना है, 1 है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये तो हमें पता ही है। तो मान रख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये हमने रख दिया 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। ठीक है, गुलाम से गुलाम तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो मान निकल के आता है, ठीक है, कि 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान कितना होता है। ठीक है, तो वो मान निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, 6.25 गुणे 10⁻18। ठीक है, कभी कभी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लिया जाता है कि 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा मान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आवेश का क्वांटीकरण का एक छोटा सा सिद्धांत। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, कि आवेश संरक्षण क्या होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा है कि हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, उसका परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार जो हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत है वो भी ऐसा ही है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या करते हैं कि ये एक जगह से दूसरे रूप में दूसरी जगह पे क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, हमने देखिए पिछले सेशन में पढ़ा था कि जब हम घर्षण करा रहे थे, ठीक है, पदार्थ के अणु के मध्य में हमने क्या कराया, घर्षण कराया। तो घर्षण कराने का कारण क्या हो रहा था कि वो अपने नाभिक की कक्षा की छोड़कर दूसरे नाभिक की कक्षा में कैसे हो रहे थे, परिवर्तित हो रहे थे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए आवेश को क्या हम नहीं कर सकते, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल क्या होगा, आवेश का क्या होगा कि एक स्थान से वो दूसरे स्थान में क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अभी मान लो ये याली कक्षा में थे तो कहाँ पे आ जाएंगे, याली कक्षा में आ जाएंगे। ठीक है, आवेश तो हमेशा समान ही होंगे। ठीक है, जो भी हमारे आवेश रहेंगे वो हमेशा समान ही रहेंगे कक्षा में, लेकिन उनका एक रूप से दूसरे रूप में कैसे हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही ये छोटा सा सिद्धांत है, कभी पूछ लेता है 2 नंबर में कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, तो क्या होगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। क्या होगा, आवेश का एक रूप से दूसरे रूप में कैसा होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा
बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, अब जो इस यूनिट से हमारा मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसमें हम डेरिवेशन संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें मैथमेटिकल फंडामेंटल में जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश से संबंधित कूलाम का नियम। ठीक है, क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। ठीक है, अब जो कूलाम थे, ठीक है, जो कूलाम का जो हमारा नियम है, ठीक है, तो कूलाम का नियम का जो कथन है, ठीक है, कूलाम के जो नियम का कथन है उसको अगर आप कभी भी एग्ज़ाम में लिखते हैं, ठीक है, कभी भी आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो जैसा परिभाषा दी रहती है साइंटिस्ट द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा, हमें एग्ज़ाम में क्या है वैसे ही टर्म्स में लिखना चाहिए। कॉमन लैंग्वेज हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जितने भी सिद्धांत होते हैं वो क्या रहते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा दिए रहते हैं। यदि हम उनमें कॉमन लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो सिद्धांत थोड़ा चेंज होने लगता है, ठीक है, या फिर उसकी परिभाषा बदल जाती है। इसलिए जैसा हमें नियम दिया गया है, सिद्धांत वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, वैसे ही हमें परीक्षा में भी, एग्ज़ाम में भी लिखना चाहिए ताकि हमारे नंबर कम ना हो। ठीक है, तो कूलाम के नियम को समझने के लिए हम दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। ठीक है, बिंदु आवेश ले लेते हैं। इस प्रकार से हमने एक ले लिया Q1, दूसरा ले लेते हैं Q2, इस प्रकार से हमने दूसरा ले लिए Q2। ठीक है, तो एक हमारा बिंदु आवेश हो गया Q1 और दूसरा हमारा क्या हो गया Q2। ठीक है, तो देखिए कूलाम ने क्या कहा, पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, इनके बीच में मान लो F बल लग रहा है और उनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, तो कूलाम का जो पहला कथन है वो क्या है कि जो बल होता है F, जो बल होता है वो इन दोनों आवेशों के कैसे होता है, समानुपाती होता है। ये उनका पहला कथन है। ठीक है, और दूसरा कथन क्या कहा उन्होंने कि जो F होगा मतलब बल, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के कैसे होता है, स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा कैसी बनेगी कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, अभी देखिए सजातीय आवेश रहेंगे तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा, और विजातीय आवेश रहेंगे मतलब पृथक्कृत आवेश रहेंगे तो कैसा लगेगा, आकर्षण का बल। तो डिपेंड करता है कि ये आवेश कैसे हैं, समान हो या विपरीत हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, ठीक है, उन दोनों आवेशों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बहुत ही आसान इसकी डेफिनेशन, परिभाषा है जो कूलाम ने दी है कि अगर आपको ये दोनों सूत्र कथन याद है ये वाले, तो आप आसानी से इसकी परिभाषा को एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये F समानुपाती अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन पे क्या होगा, ये R का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन पे क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर।
अब देखिए, इस अनुक्रमानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो एक अनुपातिक नियतांक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं, स्पेस है तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन पे R का स्क्वायर, और जहाँ के क्या है, अनुपातिक नियतांक है, ठीक है। अब यदि हमको CGS पद्धति में इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, CGS पद्धति में, ठीक है। तो CGS पद्धति में क्या होगा, F इक्वल टू के का मान क्या होता है CGS पद्धति में, के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, के इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन पे R का स्क्वायर, और F न्यूटन का क्या होता है CGS में, डाइन हो जाता है, ठीक है। CGS पद्धति में न्यूटन को क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मतलब SI पद्धति में तो न्यूटन होता है, लेकिन CGS पद्धति में क्या हो जाता है, मात्रक डाइन हो जाता है, ठीक है। तो CGS पद्धति में के इक्वल टू हम 1 ले लेंगे तो Q1 Q2 अपॉन पे क्या हो जाएगा, ये R का स्क्वायर, ठीक है। अब SI यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय मानक यूनिट, ठीक है, तो इसमें हम लेंगे तो हमको पता है SI पद्धति में K बराबर क्या होता है, 1 अपॉन पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और K का मान भी हो जाता है 9 गुणित 10 की घात 9, ठीक है, ये मान होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता। अब मान रखते हैं के की जगह पे इसको पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1 अपॉन पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन पे R का स्क्वायर, और एक मान कौन सा हो जाएगा, 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन पे R का स्क्वायर, और ये हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा ये। तो SI पद्धति में इसका मान क्या हो जाएगा, 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन पे R स्क्वायर न्यूटन। F जो होता है बल होता है, और बल का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है एकांक धन आवेश की परिभाषा। एकांक धन आवेश को समझाइए, एकांक आवेश, सॉरी धन आवेश, एकांक आवेश क्या है, एकांक आवेश, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या होता है, आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत आवेश से संबंधित कूलाम के नियम को लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो एकांक आवेश के लिए क्या होता है, हम इसको देखते हैं कि जो हमारा F है, जो हमारा बल का मान है, ठीक है, F का मान यदि 9 गुणित 10 की घात 9 हो जाए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, F का मान कितना हो जाए, 9 गुणित 10 की घात 9 हो जाए, और जो आवेश है, ठीक है, आवेश Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, तो Q1 और Q2 का मान कैसा हो, Q हो, ठीक है, Q हो जाए, और जो इनके बीच की दूरी जो R है वो कैसे हो जाए, 1 मीटर हो जाए, ठीक है, 1 मीटर हो जाए। तो अब इस मान को हम इस समीकरण में पुट करते हैं, ठीक है। तो समीकरण इसको हम 3 दे देते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 से लेते हैं तो F का मान कितना लेना है हमको, 9 गुणित 10 की घात 9, ठीक है, और यहाँ पे तो 9 गुणित 10 की घात 9 है ही, और Q1 Q2 इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, Q लेंगे, Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे भी Q, और R का मान कितना ले लेंगे, 1, ठीक है। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा मान आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
Q का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा ये +-1। तो यही क्या है इसका मेन मैथमेटिकल फंडा है, ठीक है। क्या है कि Q की वैल्यू होगी जो होगी पूर्णांक हो जाएगी, ठीक है, पूर्णांक 1, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कैसी होगी एकांक आवेश की। हाँ, एक बात और, जो कूलाम का नियम है, ठीक है, कूलाम का नियम है, ये केवल काय के लिए है, वायु या निर्वात में कार्य करता है। काय में करता है ये? वायु या निर्वात में, ठीक है। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये नियम केवल लागू काय के लिए होता है, वायु या निर्वात के लिए। तो यदि हम एकांक आवेश की यहाँ से डेफिनेशन बनाएं तो क्या होगी, देखिए क्या होगी कि देखिए क्या होगी, देखते हैं। R इक्वल टू कितना है? 1 मीटर, तो ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि यदि दो बिंदु आवेश, ठीक है, यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, ठीक है, एक दूसरे पर नहीं, रुक जाइए, अच्छे से कैसा करें इसको। हाँ, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात में दो सजाती आवेश, ठीक है, दो सजाती हो गए क्योंकि यहाँ पे समान आवेश हो रहा है, ठीक है। Q1 की जगह में हमने Q लिया है, Q2 की जगह पे भी हमने क्या लिया है? Q लिया है, तो वो कैसे हो गए? समान हो गए। तो वायु या निर्वात में दो समान या सजाती आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो ऐसा आवेश कैसा कहलाता है? एकांक आवेश कहलाता है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि वायु या निर्वात में दो सजाती या समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो ऐसा आवेश कैसा कहलाता है? एकांक आवेश कहलाता है, ठीक है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। और ये जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात इसमें ये भी है कि कभी कभी एक क्वेश्चन और भी इसमें इंक्लूड हो जाता है कि कूलाम के नियम को समझाइए तथा इसकी सीमाएं लिखिए, ठीक है। तो हम साइड में यहाँ पे कूलाम के नियम की सीमाएं देख लेते हैं। तो कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है, सीमाएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो पहला जो है कि ये जो दो आवेश लिए हमने Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2 जो हमने आवेश लिए हैं ये कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बिंदु। यदि ये बहुत ही बड़े आवेश हुए, ठीक है, या इनका आकार बड़ा हुआ तो क्या होगा कि कूलाम का नियम इस पे लागू नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो इनके बीच की दूरी है R, ये ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी हमारी सीमा क्या है कि R का मान एक तो 10⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अत्यधिक ज़्यादा होगी तो भी कूलाम का नियम इस पे लागू नहीं होगा और अत्यधिक कम होगी तो भी इस पे क्या होगा? कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तीसरा क्या है कि केवल कूलाम का नियम वायु या निर्वात के लिए ही लागू होता है, वायु या निर्वात में ही लागू होता है, ठीक है, निर्वात में ही लागू होता है, ठीक है। तो जो कूलाम का जो हमारा नियम है ये केवल काय में लागू होता है, वायु या निर्वात में ही लागू होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज के टॉपिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से रिलेटेड, ठीक है। अगले सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।